जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में एक न्यूज बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि रेलवे आरपीएफ से कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है, साथ ही साथ एसआई की भी भर्ती निकलने वाली है। आपने ये यूट्यूब पर भी देख लिया होगा, गूगल पर भी देख लिया होगा, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है कि रेलवे में कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। और आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेडिकेशन बना रखा है कि अब जब भी रेलवे में कांस्टेबल की भर्ती आएगी हम उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, पूरी जी जान से पूरी ताकत के साथ तैयारी करेंगे और हम पहली बार में पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे। आपके दिमाग में रेलवे में जो कांस्टेबल होता है उसको लेकर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चलते होंगे। उनको आप गूगल पर सर्च करते होंगे या यूट्यूब पर सर्च करते होंगे। उनका आपको हर जगह अलग अलग जवाब मिलता होगा। आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका रियल आंसर क्या है। तो आज मैं आपको रेलवे में जो कांस्टेबल होता है उसके संबंध में आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चलते हैं हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर आपको आंसर देने वाला हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, ताकि आपको एक सही जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बन जाते हो, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को हम कवर करते हुए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, ठीक है, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहेगा, ड्यूटी टाइम आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा और आप कौन सी पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप मेल हो या फिर फीमेल हो तो आपका फिजिकल कितना होना चाहिए और आपका मेडिकल किस तरीके से होगा। इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन चलते हैं हर एक क्वेश्चन का मतलब ए टू जेड क्वेश्चन का आपको यहाँ पर इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। जब आप रेलवे में कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। इसका भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में सैलरी में कितना अंतर रहेगा, ट्रेनिंग से पहले कितनी सैलरी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी कितनी सैलरी रहेगी, इनके बारे में भी हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बनते हो और यदि आप मेल हो तो आपकी जो ड्यूटी है वो डे नाइट दोनों टाइम हो सकती है। हो सकता है कि आपका डे में ड्यूटी रहे, हो सकता है आपकी नाइट में ड्यूटी रहे। लेकिन यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बनते हो और आप फीमेल हो तो आपकी ड्यूटी केवल और केवल डे में ही रहेगी, आपकी ड्यूटी नाइट में नहीं रहेगी। तो ये उन फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है जो रेलवे में कांस्टेबल बनना चाहती हैं, लेकिन वो डर रही है कि नाइट में हम ड्यूटी कैसे करेंगे। तो मैं उनको बता दूं, यदि आप फीमेल हो और यहाँ पर आप कांस्टेबल बनते हो तो आपकी ड्यूटी केवल दिन में रहेगी, नाइट में आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी। यदि आप मेल हो तो आपकी यहाँ पर डे में भी ड्यूटी रहेगी और आपकी यहाँ पर नाइट में भी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। ड्यूटी टाइम कितना रहने वाला है, देखो यहाँ पर आपका जो एवरेज ड्यूटी टाइम है वो 8 घंटे का रहेगा, ठीक है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएंगी जब आपको लगभग 10 घंटे या 12 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली तरीके से आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इमरजेंसी में डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर, आपकी लंबी ड्यूटी भी लग सकती है। लेकिन ध्यान रखना, 8 घंटे के बाद यदि आप 1 मिनट भी काम करोगे तो आपको उसकी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, ठीक है। यदि आपने 8 घंटे के बाद 2 घंटे ड्यूटी कर ली तो आपको उस 2 घंटे की भी सैलरी मिलेगी और वो जस्ट डबल होकर मिलेगी, ठीक है। सपोज डेट आपको नॉर्मली तरीके से जब आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो उसमें आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे हैं। और यदि आपने 8 घंटे के बाद में 1 घंटे ड्यूटी की, मतलब आपने 9 घंटे ड्यूटी की, तो वो जो 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी किया ना उसके आपको 200 रुपये मिलेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के मन में अब भी लड्डू फूट रहा होगा कि यार यहाँ तो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटी करवाए ना तब मजा आए, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिले, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर वर्कलोड की बात करें, देखो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला।
कभी कभार कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तब थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, बाकी सामान्यतः बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। उसके बाद यदि हम छुट्टियों के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। देखो यहाँ पर आपको टोटली कुल मिलाकर 15 CL मिलेंगी, ठीक है, 30 ALP मिलेंगी। इसके अलावा आपको साप्ताहिक रेस्ट मिलेगा, मतलब 6 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और फिर आपकी 1 दिन छुट्टी रहेगी। मतलब सप्ताह में 7 दिन में या सप्ताह में केवल आपको 6 दिन ड्यूटी करनी होगी, महीने में 4 आपकी सीधे सीधे तरीके से छुट्टी हो गई। और जो गजेटेड हॉलीडे हैं उनकी भी आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से सर्कुलेट होती हुई होती हैं। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो छुट्टियों के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हम ड्रेस कोड के बारे में डिस्कस करें। देखो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में ड्यूटी करनी होगी, मतलब आपको पूरी प्रॉपर वे में सेविंग रखनी होगी, ठीक है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर वे में आपको कटिंग रखना होगा, ठीक है, आपको वर्दी पहननी होगी पुलिस वाली। इसके अलावा आपको अपने जूते पॉलिश करके पहनने होंगे, ठीक है। तो पूरे डिसिप्लिन में आपको यहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। अन्य सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यदि आप अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्वार्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रेलवे पास दिया जाएगा जिसमें आप और आपके फैमिली मेंबर फ्री में रेल में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक मेडिकल कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा रेलवे के द्वारा। यदि आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो उसका फ्री ऑफ इलाज होने वाला है। उसके बाद में सबसे मेन है कि यहाँ पर वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, मतलब आपको काम क्या करना है। देखो आपका यहाँ पर जो काम रहेगा वो सबसे मेनली सुरक्षा से संबंधित तो होगा। अब सुरक्षा भाई आपकी ड्यूटी है जो रेलवे स्टेशन पर रहेगी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा से संबंधित आपको काम करना होगा, ठीक है। जैसे कोई यात्री है उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप सोल्व करेंगे। साथ ही साथ जैसे वहां पर कोई आपराधिक गतिविधियां हो रही है, यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा मैंने जो भी आपको काम करने होंगे उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो रेल की सुरक्षा करना आपका काम रहेगा, यात्रियों की सुरक्षा करना आपका काम रहेगा, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी आपका ही काम रहेगा, रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना ये भी आपका काम रहेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जॉब है। इसके अलावा रेलवे के जितने भी यात्री हैं उनकी अच्छे तरीके से मदद करना। सपोज डेट कोई रेलवे यात्री आया, उसने पूछा कि सर ये ट्रेन कहाँ पर आके रुकेगी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से रेलवे और रेलवे यात्री है उनकी सुरक्षा करना आपका सबसे मेनली काम रहने वाला है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रमोशन के बारे में। आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। देखो प्रमोशन के दो तरीके हैं, एक तो आपका एज वाइज प्रमोशन होगा, ठीक है। आपका जो सर्विस टाइम है, आपकी जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा, ठीक है। दूसरा आप चाहो तो स्पीड से भी यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हो। जब आप एज ए कांस्टेबल 8 साल ड्यूटी कर लोगे या कांस्टेबल के तौर पर जब आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप यदि उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको एज ए कांस्टेबल 10 साल ड्यूटी करने का एक्सपीरियंस हो जाता है या आप एज ए कांस्टेबल 10 साल ड्यूटी कर लेते हो तो आप एएसआई का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एएसआई के लिए एंट्रेंस एग्जाम देकर एएसआई बन सकते हो। और यदि आप एज ए कांस्टेबल 12 साल ड्यूटी कर लेते हो तो उसके बाद में आप डायरेक्टली एसआई का एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल हैं। आप एसआई का एग्जाम देकर भी एसआई बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो मात्र 12 साल की ड्यूटी के बाद में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा खासा सीन रहने वाला है। अब हम यहाँ पर इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस तरीके से रहने वाला है।
तो ये जो इसका पुरानी वाली भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है और उसी के बेस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ताकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं। भाई लोगों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल 10वीं पास कैंडिडेट हैं जो क्या बन सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात की जाए, यदि आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेल और फीमेल दोनों को कवर करते हुए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले हम हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप मेल हो और जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के मेल हो तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम चेस्ट के बारे में डिस्कस करें, यदि आप मेल हो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के तो आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद वो कम से कम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के मेल हो तो आपकी नॉर्मली जो चेस्ट है वो 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद वो 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हो तो आपकी हाइट, यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी की फीमेल हो तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फीमेल का कभी चेस्ट नहीं मापा जाता, यहाँ पर केवल इनकी हाइट मापी जाती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से मेल और फीमेल का जो फिजिकल मेजरमेंट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ पर जो फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा और मेल फीमेल दोनों को हम कवर करते हुए डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और फिर आपको 1800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट, हाँ सॉरी, यदि आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और यदि आप फीमेल हो तो आपको 800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यदि आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। यदि आप फीमेल हो तो आपको 800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। अब यदि मैं हाई जंप के बारे में बात करूं, यदि आप मेल हो तो आपको 3 फीट 9 इंच हाई जंप लगानी होगी और यदि आप फीमेल हो तो आपको 3 फीट ऊंची जंप लगानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लॉन्ग जंप के बारे में डिस्कस करें। यदि आप मेल हो तो आपको 14 फीट लंबी लॉन्ग जंप लगानी होगी और यदि आप फीमेल हो तो आपको 9 फीट लंबी लॉन्ग जंप लगानी होगी। ठीक है, तो ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट था इसके बारे में जो जानकारी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ये एक सिंपल सा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके संबंध में मैंने आपको जो भी अभी तक बेसिक जानकारी दी है वो सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि जब यदि आप रेलवे में पुलिस कांस्टेबल बन जाते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बन जाते हो
तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ रेलवे में कांस्टेबल के बारे में। 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है। पे लेवल इनका जो पे स्केल है वो इनका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है। और इनके बेसिक पे की जो शुरुआत वो 21,700 रुपये से होती है। यहाँ पर हम इन जो सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये 2024 के अनुसार है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप कांस्टेबल बनोगे तो आपकी पहले महीने का जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट है जो 46% है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक जो डीए वो बढ़कर कम से कम 50% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 50% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट किया है, जो कि 10,850 रुपये बनता है। एचआरए फिलहाल में 9%, 18%, 27% है, लेकिन जब डीए 50% से ज्यादा हो जाएगा तो एचआरए बढ़कर 10%, 20% और 30% हो जाएगा। तो 30% के अकॉर्डिंग आपका एचआरए बनता है 5,859 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3600 रुपये मिलेंगे। डीओटीए के आपको 1800 रुपये मिलेंगे। राशन मनी के आपको टोटल 3937 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 47,746 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। उसके बाद में इसमें कुछ डिडक्शन होंगी, कुछ कटौतियां होंगी। भाई आपका एनपीएस कटेगा 3,255 रुपए का, जो कि स्टार्टिंग में नहीं कटेगा। स्टार्टिंग में जैसे आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपका एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। एनपीएस क्या होता है? जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको दिया। ठीक है, तो एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है ना वो टोटल 100% नहीं बल्कि 114% बन जाती है। इसके अलावा रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस के आपको 30 रुपए कटेंगे। स्कीम सी के आपके टोटल 230 रुपए कटेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी कटौती होगी 3,515 रुपए की। भाई इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन वो अब भी नहीं कटेगा। जब आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी तब आपका इनकम टैक्स कटेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब सैलरी ज्यादा हो जाएगी तो इनकम टैक्स भी कट जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब हम सबसे मेन बात करते हैं कि जब आप रेलवे में कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी? तो वो रहेगी प्यारे साथियों 44,231 रुपए। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सरकारी नौकरी के संबंध में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।